हेलो नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वार्षिक करंट अफेयर। वार्षिक करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। सोर्स हमारा है आई दृष्टि, आंख वाली किताब नाम से फेमस है। और एक घटना चक्र की आती है और ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले आरोग्य पहले भी पार्ट बनाया था और ये पीसीएस के लिए दूसरा पार्ट आया है। पूरे साल का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है और ये पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, मैगजीन है। तो ये यहाँ से प्रश्न लगभग मान के चलिए, अगर 35 प्रश्न आता है पीसीएस में करंट अफेयर का, तो 25 प्रश्न तो यहाँ से आपको मिलने की पूरी संभावना है इस पूरी पत्रिका से। तो हम इसको पूरा कवर कराएंगे, एक एक टॉपिक एक एक क्लास में आपको कवर करते हुए चलेंगे। और घटना सार की भी जो है क्लास चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी घटना सार की, ठीक है। तो आप वहां जाके घटना सार भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख लेते हैं। भारतीय और मॉरिशस का संबंध, भारत और मॉरिशस का संबंध। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाल ने 9 से 16 सितंबर के मध्य भारत की राजकीय यात्रा की थी। प्रधानमंत्री के मध्य वाराणसी के ताज होटल में द्विपक्षीय वार्ता हुई है 11 सितंबर। किस पे साइन हुआ, यहाँ से सब प्रश्न बनने की संभावना बेहद कम है। बस अपने जानिए वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इसके आगे देख लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने 12 मार्च को पोर्ट लुइस में आयोजित मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया था। इस समारोह के दौरान उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री जी को जो है क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है इंडियन ओशन। इस समारोह के दौरान मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से प्रदान किया गया है। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा को ओवरसीज सिटीज बैंक ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र गुलाम के मॉरिशस के रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा आयोग एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। अगला क्या है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सिंगापुर के बाद दूसरा शीर्ष स्थान देश रखता है कौन, मॉरिशस। याद रखिए एफडीआई में, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान, ठीक है। भारत सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग ने 2 से 4 सितंबर के बाद भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। क्या नाम है, लॉरेंस बोंग। और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, हस्ताक्षर दस्तावेज और समझौते ज्ञापन हुए हैं। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को रोडमैप पर संयुक्त व्यक्त। भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्रमाणिक के बीच डिजिटल एसेट इनोवेशन, ग्रीन और डिजिटल शॉपिंग, सिविल एविएशन, नेशनल स्क्रीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है या भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष देश भी है। भारत और भूटान को देख लेते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दासो तेसरिंग तोबके ने वर्ष 2025 में भारत की 2 महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्राएं की। इन यात्राओं का क्या उद्देश्य है कि उद्देश्य भारत भूटान के गहरे आर्थिक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करना है। फरवरी 2025 यात्रा में 20-21 नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कन्वेंशन के प्रथम सेशन में भागीदार हुए थे और यहाँ पे द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी दोनों देशों के बीच। अगला है भारत चीन के संबंध में क्या है, शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की तियानजिन में जो हुई थी, तियानजिन में क्या हुआ था, एससीओ की बैठक हुई थी।
उसी दौरान प्रधानमंत्री जी वहां गए हुए थे। तो भारत और चीन का संबंध इसमें चर्चा किया गया है। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनने की संभावना, प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग हाईलाइट करके आपको पढ़ा देते हैं। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा हुई थी, ये भी आपके लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है भारत रूस। प्रधानमंत्री जी भारत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। भारत और जापान के भी मध्य हुआ है। 15वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन 29 अगस्त को टोक्यो में हुआ है, यही याद रखिएगा बस इसमें। और दोनों पक्षों के द्वारा मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल, जो कि बुलेट ट्रेन के नाम से प्रस्तावित है और जापान के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। जापान द्वारा भारत में 10 ट्रिलियन येन लगभग 68 बिलियन यूएसडी निजी निवेश का नया लक्ष्य अगले दशक तक निर्धारित किया है। भारत जापान एआई पहल की भी समझौता हुआ है। आर्थिक सुरक्षा पहल, हस्तांतरित प्रमुख दस्तावेज समझौते में अगले दशक के लिए भारत और जापान संयुक्त विजन, सुरक्षा सहयोग एवं संयुक्त घोषणा, भारत जापान मानव संसाधन एक्सचेंज के लिए कार्य योजना, ज्वाइंट क्रेडिट एंड मैकेनिज्म के भी जो है ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। भारत जापान डिजिटल साझेदारी भी, खनिज में भी अगला है भारत और फिजी। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका। हस्तांतरित प्रमुख दस्तावेज और समझौते और घोषणा। अगला देख लेते हैं कौन है। भारत और फिलीपींस के बीच राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, फर्डिनेंड आन मार्कोस जूनियर। बाकी यहाँ से देखिए प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है, ठीक, बहुत ही कम है। अगला है भारत मालदीव। 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है, अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री ने। कहाँ पे? मालदीव के, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पड़ोसी पहले विजय महासागर नीतियों के अनुरूप मालदीव संबंधों को प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कौन कौन से समझौते पर दस्तावेज पे साइन हुए हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कोई इतना खास यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आपको लगता है हाँ प्रश्न बन सकते हैं तो आप इसको जो है पीडीएफ को एक बार पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण होगा वही आपको पढ़ाया जाएगा। भारत, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इस दौरान क्या हुआ था? यूनाइटेड किंगडम के अधिकारी की यात्रा पर थे। इस दौरान भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीन स्टार्टम के मध्य हुई है द्विपक्षीय वार्ता इंडिया यूके विजन 2035 के मध्य। क्या क्या हस्ताक्षर हुए हैं ये सब आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से कुछ खास प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। हस्ताक्षर तिथि भी नहीं पूछेगी। भारत यूके व्यापारिक, आर्थिक और व्यापारिक समझौता सेटा। ब्रिटिश शराब, स्कॉच विस्की 150% से 15% सेटा लागू होने के साथ है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा देश है। भारत और नामीबिया में, नामीबिया की द्विदिवसीय यात्रा राजकीय यात्रा जो नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नैंदी नदैतवा ने निमंत्रण पर संपन्न हुआ है। नामीबिया के राष्ट्रपति से हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, यूपीआई, कृषि, स्वास्थ्य एवं फार्मा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया है। भारत दक्षिण अफ्रीकी कस्टम्स यूनियन के बीच वाणिज्यिक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के दौरान नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलविचिज मिराबिलिस, ये याद रखिएगा। जितने प्रधानमंत्री से संबंधित अवार्ड है उसको आप एक पेज पर एक जगह लिखिएगा। प्रधानमंत्री को दिया अवार्ड कौन सा दिया गया है, किस देश द्वारा दिया गया है, ये याद रखिएगा। ये दो चीज अगर आप एक पेज में बना लेंगे तभी याद कर पाएंगे, क्योंकि लगभग कुल 17, 18, 19 अवार्ड प्रधानमंत्री जी अभी तक पा चुके हैं। प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर, क्या नाम है, डॉक्टर सैम नोजुमा, नामीबिया के संस्थापक पिता और प्रथम राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बस और इसमें कुछ खास नहीं है। अवार्ड इनका याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री को वहां दिया, नामीबिया द्वारा दिया गया है, ठीक। अगला देख लेते हैं भारत ब्राजील यात्रा। ब्राजील गए थे प्रधानमंत्री जी,
तो ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान भी ब्राजील द्वारा प्रधानमंत्री जी को दिया गया, क्या नाम है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। ये भी इम्पोर्टेंट है, अवार्ड दिया गया है और ब्राजील का नाम भी इसमें नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी और कुछ इतना खास नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये भी एक बार आप लोग एक रीड कर लीजिएगा। अगला देश है भारत और अर्जेंटीना। ये भी कोई इतना खास नहीं है, त्रिनाद और टोबैगो। इसमें बस यह याद रखिएगा कि सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। बाकी इसमें भी कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है भारत घाना की यात्रा। घाना द्वारा भी अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। अगला है दक्षिण क्रोएशिया, भारत और क्रोएशिया की यात्रा। तो ये भारत के पहले भारतीय हैं जो वहां की यात्रा की हैं। ठीक, अगला है भारत साइप्रस। यहाँ भी अवार्ड दिया गया था साइप्रस में, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। पराग्वे हो गया। पराग्वे जो है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है। कौन? पराग्वे। अंगोला राष्ट्रपति हैं जुआओ मैनुअल गोंसाल्वेस और लॉरेंको। भारत चिली है, इसके राष्ट्रपति का भी नाम याद रखिएगा, बाकी कुछ इसमें इतना खास नहीं। अगला है भारत सऊदी अरब। ठीक, भारत श्रीलंका भी यात्रा पे गए थे, थाईलैंड भी गए थे, न्यूजीलैंड मार्च में गए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका की भी यात्रा की थी। तो यात्राओं से प्रश्न इतना नहीं बनता है, वही पुरस्कार पाए हैं, अगर सम्मानित किए गए किसी सम्मान से, तो वहीं से प्रश्न पूछ सकता है। बाकी कुछ खास प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहती है। इससे आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकरण क्या क्या हुए हैं। ठीक, यहाँ से कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं। एक नेपाल में जन आंदोलन। तो जन आंदोलन के बारे में हम लोग विस्तार से कभी पढ़ेंगे, मेंस ऑफ पॉइंट व्यू से। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ से प्रश्न बने। हामी नेपाल नामक एक एनजीओ व्यक्ति सुधार, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम लोग पहले भी देख लिए, सुशीला कार्की वगैरह का, क्या वहाँ की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी, ये लोग हम पहले इसको देख चुके हैं। अगला देखते हैं, अगला है यूनिसेफ की बाल पोषण रिपोर्ट 2025 से महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ की 2025 की बाल पोषण रिपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आधुनिक स्वास्थ्य संकट की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। पहली बार वैश्विक स्तर पर स्कूल आयु के बच्चों और किशोरों में मोटापा और अल्प वजन से अधिक व्यापक कुपोषण समस्या बन चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 188 मिलियन बच्चे में 519 वर्ष की उम्र में मोटापे की श्रेणी में आए हैं। ये नहीं इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ की इस बाल पोषण रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या था? तो फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड, इन्वायरमेंट एंड फेलिंग चिल्ड्रन। यह रिपोर्ट 190 से अधिक देशों, क्षेत्रों और आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। यहाँ से भी कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछ सकता आपसे प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक, अगला है ग्रैंड इथोपियन रेनांस डैम। अफ्रीका के सबसे बड़े जल विद्युत ग्रैंड इथोपियन रेनांस डैम का आधिकारिक रूप से शुभारंभ हो गया है। इथोपिया प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछने की संभावना कम है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025। क्या है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025? कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD द्वारा जारी किया जाता है।
इस रैंकिंग में किसी देश द्वारा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उच्च कौशल प्रतिभाओं के विकास, उन्हें आकर्षित करने और रोके रखने का क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ये याद करने वाले तथ्य कौन कौन से हैं, जारी कौन करता है, इसे आप देख लिए हैं, IMD जारी करता है। ठीक, शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन है इसमें, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, हांगकांग और नीदरलैंड, शीर्ष 5 देश हैं। इसमें 69 जो है अर्थव्यवस्थाएं इस सूची में शामिल। भारत का 63वां स्थान है। कितना, 63वां स्थान है। वर्ष 2024 की इस रैंकिंग में भारत 58वें स्थान पर था। ठीक, और US 9वां स्थान, USA 22वां, फ्रांस 26वां, मंगोलिया को अंतिम 69वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। ठीक है, अगला है इजराइल का यमन हूती मंत्रिमंडल पर हमला। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, अगला देख लेते हैं, इसको भी जरूरत नहीं है पढ़ने का। इंडोनेशिया में व्यापक विरोध प्रदर्शन, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इनसे प्रश्न बनने की संभावना कम। बसकारी वहाँ का राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, हम लोग आपको पहले ही अंतर्राष्ट्रीय वाले वन लाइनर में पढ़ा चुके हैं। अगला, गाजा पर इजरायली सैन्य नियंत्रण की योजना बनाई गई है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम है। बस इसमें याद रखिएगा, ऑपरेशन गिडिऑन्स चैरियटिंग सेकंड, इजराइल रक्षा बल द्वारा गाजा सिटी पर कब्जा करने की दूसरी मुहिम थी। बस इतना याद रखिए किससे संबंधित है, ऑपरेशन मोसेस स्टॉप। और बाकी इसमें कुछ रूस यूक्रेन युद्ध 2025 के क्या है, 2025 के अद्यतन, इसमें भी कुछ ऐसा पूछने वाला नहीं है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। रूस यूक्रेन युद्ध से भी। भारत नेपाल सीमाई विवाद क्या है, ये भी हम मेंस में जानेंगे, जब मेंस का एग्जाम आएगा तो इसको पढ़ा जाएगा। आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता, ये भी अपने से कुछ लेना देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अगला है थाईलैंड कम्बोडिया सीमा संघर्ष, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। अगला देख लेते हैं, तिब्बत में चीन की बृहद बांध परियोजना। यह बांध परियोजना नाम क्या है, मोटुओ मेटांग हाइड्रो पावर स्टेशन, चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग। इसमें भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अगला देख लेते हैं क्या है तब, इजराइल और सीरिया पर हमला, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। अगला ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में विश्व धरोहर समिति का 47वां वार्षिक सत्र का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है, यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। 47वां वार्षिक सत्र 6 से 16 जुलाई के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय पर संपन्न हुआ है। यूनेस्को पेरिस में स्थित यूनेस्को के मुख्यालय पे हुआ है। इस सत्र में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। भारत में कुल विश्व धरोहर 44 हो गए हैं। इस संपदा में 12 प्रमुख किलों के क्षेत्रीय नेटवर्क, भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में प्रगतिकर कुल स्थल इतने हैं। धौलावीरा है, धौलावीरा हड़प्पाकालीन गुजरात का है, शांति निकेतन है कर्नाटक में, मोइदस है असम का, मराठा सैन्य परिदृश्य जो है अभी हाल ही में हुआ है। मराठा सैन्य परिदृश्य का प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। भारत का यह 44वां विश्व धरोहर स्थल महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाहर किलों का समूह है, जिनका निर्माण विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग में से 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इसमें रायगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, राजगढ़, सिंधुदुर्ग, लोहागढ़ और विजयदुर्ग, सालेर, सुवर्णदुर्ग, खंडेरी और पलना सभी महाराष्ट्र और जिंजी तमिलनाडु में स्थित किले हैं। इनको जो है विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बुल्गारिया को यूरोजोन में प्रवेश की स्वीकृति मिली है। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यूरोपीय संसद ने भारी बहुमत से बुल्गारिया को यूरो मुद्रा अपनाने का प्रस्ताव दिया था। पूछ सकता है हाल ही में कौन से देश को यूरो मुद्रा अपनाने का जो है प्रस्ताव दिया गया है, तो दिया गया है बुल्गारिया को। ठीक, अगला है, इसमें कितने देश हैं ये आप यहाँ देख लीजिए एक बार। इसमें टोटल
20 देश हो चुके हैं। अभी हाल ही में 21वां देश बना है बुल्गारिया। 2026 से इसका वो जारी होगा, यही आपसे पूछ सकता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। शीर्ष तालिबान नेताओं के विरुद्ध आईसीसी का विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट, ये भी कोई मतलब नहीं है अपने से। पेरू में प्राचीन शहर की खोज हुई है। कहाँ पे? पेरू में प्राचीन शहर की खोज हुई है। अमेरिकी देश पेरू के पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा उत्तरी लीमा क्षेत्र में हुआवरा प्रांत लगभग 3500 से 3800 वर्ष पुरानी एक प्राचीन नगरी पेनिको की खोज की है। तो यहाँ पूछेगा का हाल ही में विश्व में सबसे प्राचीन शहर की खोज की गई है, तो उसका नाम है पेरू में पेरिको नाम है, बस, और कुछ इसमें खास नहीं है। ये भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पढ़ाया जाएगा। इसमें सब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट क्या है? वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट 2025 चैरिटेबल एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट जारी की जाती है, इतना ही जानिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया विश्व का सबसे उदार देश है, जहां 2024 के लोगों ने अपनी व्यक्तिगत आय 1% दान कर दी है। 101 देशों का जो है इसमें वो रखा गया है। भारत को इसमें कतर यूएई के संयुक्त रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 7वां स्थान से। अगला है, रूस द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता दी गई है। तो इस्लामिक अमरीत ऑफ अफगानिस्तान कौन दिया है? रूस दिया है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव क्या था? 7 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अफगानिस्तान की परिस्थिति का प्रस्ताव को 116 से बहुमत से अंगीकृत किया गया था। अमेरिका और इजराइल ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था, जबकि भारत सहित 12 देश मतदान से विरत रहे हैं। जर्मनी, आयरलैंड, स्वीडन द्वारा लाया गया था। DR कांगो रवांडा शांति समझौता, ये भी कोई अपने लिए महत्व नहीं रखता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है? विश्व में शांति के स्तर को मापने के लिए कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ये याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा विश्व शांति सूचकांक जारी किया जाता है। 163 देश इसमें शामिल हैं। तो लेते हैं कौन सा देश किस स्थान पर है। 19वां वार्षिक शांति सूचकांक 18 जून को जारी किया गया। तो इसमें आइसलैंड नंबर 1 पर पुनः सबसे शांतिपूर्ण देश है, हमेशा से बना हुआ है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिर 3 पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप 5 देश शामिल हैं। रूस 163 इसको इतने पे है। पहली बार सूचकांक सबसे अंतिम पायदान पर कौन है? रूस है। भारत को इसमें 115वां स्थान मिला है। पश्चिमी मध्य यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे अशांत देश है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है? इसमें महत्वपूर्ण है भारत की रैंकिंग कितनी है? 115। ठीक, 2025 में नंबर 1 पे कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 और स्विट्जरलैंड, ये टॉप 5 देश हैं। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक। द इकोनॉमिक ग्रुप के शोध द्वारा इसको जारी किया जाता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। कोपेनहेगन शहर जो है सबसे रहने योग्य शहर है। विश्व का सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन है? कोपेनहेगन है, जो कि डेनमार्क में है। 5 शहर कौन कौन से हैं? वियना ऑस्ट्रेलिया में शामिल है, जूरिख स्विट्जरलैंड में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और जिनेवा। 5 में सबसे अशांत संघर्षों का दमिश्क सीरिया में है, सबसे खराब स्थिति में है। कनाडा का कैलगरी शहर सबसे अधिक गिरावट वाला शहर रहा है, 18वें स्थान पर आ गया है। अल्खोबर 13 स्थानों पर। अगला देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक अंतराल रिपोर्ट 2025। जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व भर में
कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है। कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इसमें जो है आर्थिक सहभागिता और अवसर शैक्षिक उपलब्ध 4 प्रमुख आयाम दिए गए हैं। आर्थिक सहभागिता, अवसर, शैक्षिक उपलब्ध, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता राजनीतिक सशक्तिकरण के पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को मापती है। 0 से 1 नापा जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल। देख लेते हैं कौन कौन पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कौन है। पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे फिनलैंड, तीसरे नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड। ये टॉप 5 देश है। निचले स्थान पे पाकिस्तान है। ठीक, भारत का स्थान 131वां है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि भारत का स्थान कितना है, याद रखिएगा कि क्या कहते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भारत का स्थान क्या है? 131। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है सतत विकास रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क सतत विकास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। शीर्षक क्या? फाइनेंसिंग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट 2030 एंड मिड सेंचुरी। एसडीजी सूचकांक 2025 के अंदर कुल 177 देशों के रैंक प्रदान की गई है। भारत 167 देशों में लगभग 99 स्थान पर है। कितना? 6.95 समग्र स्कोर के साथ 99 स्थान पर है। याद रखिएगा भारत 99 स्थान पर है। यही भारत आपसे पूछेगा। और टॉप 5 देश देख लीजिएगा। सबसे अंतिम सूचकांक में नंबर 1 पर फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है और डेनमार्क है। भारत ने पहली बार इस सूची में 100 के अंदर स्थान प्राप्त किया है। ठीक, अगला है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 है। जून 2025 में विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग के 37वें संस्करण को जारी किया गया। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है, आईएमडी द्वारा। आईएमडी और कोई एक रिपोर्ट जारी करता है, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर पीछे पड़े हैं कौन सी रिपोर्ट आईएमडी द्वारा जारी की जाती है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र द्वारा संकलित की जाती है। 2025 में विश्व की 69वीं अर्थव्यवस्था को रैंक प्रदान किया 69 अर्थव्यवस्था को रैंक प्रदान किया गया है। शीर्ष में स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, संयुक्त अरब अमीरात। भारत का इसमें 43वां स्थान है। 2024 में 43वां स्थान। तो बस ये याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। देखिए सूचकांक कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न मान के चलिए, 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। 3 सूचकांक आपसे पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो अगला क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसे कौन जारी करता है? इसको भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। कितना देश इसमें शामिल हैं? 118 देश इनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन एवं संक्रमण तत्परता के लिए शामिल है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। इंपॉर्टेंट है। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, याद रखिएगा। टॉप 5 देश कौन है? स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है। भारत की क्या स्थिति है? भारत विश्व में 118 देशों में 71वें स्थान पर है। चीन, जर्मनी 9वें, चीन 12वें, ब्राजील 15वें। तो भारत कितने पे है? भारत जो है 71वां स्थान पर, यही आप याद रखिएगा इसमें। और जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट है। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों पर प्रकाश डालती है।
तो ये 22वां संस्करण है। रोजगार, योग्यता, स्थिरता और इस पे दोनों कारकों पर ये शामिल होता है। इस नवीन रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि अमेरिका में है, लगातार 14वें शीर्ष स्थान पर है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका जो शीर्ष स्थान पर मैसाचुसेट्स और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन यूके ये दूसरे स्थान पर। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में ये भी है। ऑक्सफोर्ड यूके में है, ये चौथे स्थान पर है। हार्वर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि देखिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ही नाम आप ज्यादा सुनेंगे, जबकि जो कि चौथे 5वें स्थान पर है। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान का नाम बहुत कम लोग ही जानते होंगे। ठीक, अगर देख लेते हैं आगे भारत की क्या स्थिति है इसमें। आईआईटी दिल्ली को इस रैंक में समग्र रूप से 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। 123वां भारत की जो है आईआईटी दिल्ली में शीर्ष स्थान इसको मिला है। 129 आईआईटी बॉम्बे, 180 आईआईटी मद्रास, 215 आईआईटी खड़गपुर, 219 भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ईरान इजराइल युद्ध है, ठीक है, इजराइल युद्ध छोड़िए। अगला है भारत चुना गया है इको और एसओसी का सदस्य। यह क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। भारत को चुना गया है तो इसलिए इसको देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ ले। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा द्वारा 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक कार्यकाल के लिए चुना गया है भारत को। एशिया प्रशांत क्षेत्र के समूह में कुल 4 सीटों का चुनाव हुआ है, जिनमें भारत के साथ चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान निर्वाचित हुए हैं। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के 15 विशिष्ट अभिकरणों 8 कार्यात्मक आयोगों द्वारा कार्य करता है। अगला है यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य कौन है? 15 सदस्य होते हैं यूएनएससी के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य इसमें चीन है, फ्रांस है, रूस और यूनाइटेड किंगडम है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल, जबकि 10 अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यही याद रखिएगा। 79वां सत्र है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई के दिन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। के दिन पूर्व फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्ट विदाउट वर्ड्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 23वां संस्करण जारी किया है। कौन जारी करता है? फ्रांसीसी एनजीओ है रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स। यह याद रखिएगा कौन जारी करता है और कौन कौन से किस रैंक पर है। तो निचले देशों में है इरिट्रिया और उत्तर कोरिया और चीन है। अब विश्व स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता का संदर्भ सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व अफ्रीकाई देशों में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 3 देश नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड है। भारत का स्थान है 151वां। भारत की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि न्यूज में पारदर्शिता अपने यहाँ भी नहीं है। उनको भी स्वतंत्रता उतना नहीं दी गई है। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2024 सिपरी किसके द्वारा? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा इसको जारी किया जाता है। बस ये इतना याद रखिएगा, जारी कौन करता है और कौन से स्थान पर कौन है। 5 बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश यूएसए है, चीन है और रूस है, जर्मनी है और 5वें नंबर पे भारत है। ठीक, टॉप 5 पे भारत भी है, याद रखिए। अगला है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में जारी की गई, जिसमें 853 विश्वविद्यालय क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया। भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय इसमें शामिल है, जो संख्या में के हिसाब से एशिया का दूसरा स्थान रखते हैं। जापान 119 देशों के साथ प्रथम स्थान पर है। इनका क्या है? तिंग्सुगा यूनिवर्सिटी चीन, पेंग यूनिवर्सिटी चीन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु।
अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, IIT इंदौर, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय क्वांटम और सुलनी यूनिवर्सिटी। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025, ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट है। कौन जारी करता है विश्व सामाजिक रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। 14 अप्रैल को जारी की गई है। यह फ्लैक्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विश्व विकास मंच अनुसंधान संस्थान के सहयोग से जारी की जाती है। अगला देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जीवन संतुष्टि के आकलन के तहत लगभग 60% लोग संघर्ष की स्थिति में हैं। यह सब नहीं पूछा जाता है। विश्व बैंक ने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को 2.15 US डॉलर 217 की मतलब आधारित 3 US डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया है। तो यहाँ से भी कोई प्रश्न पूछे। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2024 में विश्व के स्तर पर पवन ऊर्जा उद्योग के संदर्भ में एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है? इसमें वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा लंदन यूके और वैश्विक पवन रिपोर्ट 2050 जारी की जाती है। किसके द्वारा? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। विश्व भर में रिकॉर्ड 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। कुल वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित करना 1136 है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत कुल स्थापित क्षमता 48.2 गीगा स्थान जो कि चौथा स्थान रखता है। भारत में कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता का 2015 से 52 जीबी हो गई है। अगला देख लेते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। जारी कौन करता है? अमेरिकी वाणिज्य संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। समझ तथ्य क्या है इसमें तो देख लिए हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब भारत किस रैंकिंग पे है? 43वें स्थान पर भारत इसमें बना हुआ है 55 देशों की सूची में। तो IP सूचकांक 5 देश US नंबर 1 पे, नंबर 2 पे UK, नंबर 3 पे फ्रांस। इस सूचकांक में चीन। तो यहाँ देखिए भारत का कितना है? 43वां स्थान है। ठीक, बाकी चीन, ब्राजील और अफ्रीका, पाकिस्तान, रूस। पाकिस्तान 52वें स्थान पर है। कितने? 55 देशों में। ठीक, 54वें स्थान पर रूस है। चलिए अगली रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जारी कौन करता है? तो अनटान करता है। ठीक, अनटॉन जो है इसको जारी करता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट किस पे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रगति एक शक्तिशाली उपकरण को हो सकती है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन द्वारा। विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका विषय रहा है। ठीक, वर्ष 2033 तक AI का बाजार 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अगला देख लेते हैं। विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये याद रखिएगा, इसमें क्या पूछ सकता है कि आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। देख लेते हैं कौन किस स्थान पे है इस पे। ये 12वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का कौन सा संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। अगला है इस्लामिक स्टेट 10वें वर्ष विश्व को सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया है। साहेल क्षेत्र आतंकवाद का आधिकारिक केंद्र बना हुआ है। नाइजर और पाकिस्तान ने आतंकवादी मौतों को सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई हैं? नाइजर और पाकिस्तान में हुई हैं। सबसे प्रभावित देश हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली और नाइजर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत क्या स्थिति है? तो भारत इसमें 14वें स्थान पर है। 2014 में भी, 24 में भी 14वें स्थान पर था। अगला देख लेते हैं।
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी में इसको आप रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूरे बनने के चांस रहते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, पीसीएस के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक रिपोर्ट है। तो जारी कौन कर इसको जारी कौन करता है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल विंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क तथा स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रकाशित की जाती है। 147 देश इसमें जो है शामिल किए गए हैं। फिनलैंड लगातार 8वें और सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड है। समग्र रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन को देख लेते हैं, ये कब शुरू हुआ था? 2015 में क्या, 25 में क्या विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो मियामी बीच, फ्लोरिडा, यूएसए में। 2024 में कहाँ हुआ था? लंदन, यूके में हुआ था। प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन 2017 में मियामी में ही हुआ था। इस बार रिपोर्ट में दान देने वाले में सबसे शीर्ष देश जो है इंडोनेशिया है। उसके बाद भारत की रैंकिंग कितना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। भारत की रैंकिंग पूछ लेता है सकता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 118 है, तो भारत के लोग ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। 118वां स्थान है। गत वर्ष 126 था, 2024 में 126वां स्थान था। दान देने में भारत 97वें स्थान पर है और समाज सेवा में 10वें स्थान पर है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? भारत की रैंकिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 पर फिनलैंड है, वही यूरोपियन कंट्री है, और दान देने में 57वें स्थान पर। इसमें याद रखिएगा कि भारत 118वें स्थान पर, 2024 में कितने 126वें स्थान पर था। बाकी नेपाल, चीन, पाकिस्तान का भी देख लीजिएगा, इतने महत्वपूर्ण नहीं। अगर देखते हैं विषय आधारित क्यूरियस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। क्यूरियस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है कि कौन से कॉलेज, कौन से इंस्टीट्यूट सबसे शीर्ष पर है, उनका सर्वे करती है। कला और मानकी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है। भारत की कौन सी है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, 160वां स्थान है। इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली का 26वां स्थान है, याद रखिएगा, से पूछ सकता है कि आईआईटी में सर्वाधिक अच्छा रैंक किसका है भारत में? तो दिल्ली का है। विज्ञान में तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भारत में कौन सा है? तो एम्स है, 226वां स्थान है। बस ये देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ इतना। अगला देखते हैं यूएन विश्व जल रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी की गई है। हिमनदों और हिमखंड के वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसको प्रस्तुत किया गया है। तो विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा इसे तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया है? विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 2025 में हिमनद संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसको घोषित किया? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हिमनद संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब, कौन से वर्ष को घोषित किया गया? 2025 को किया गया, याद रखिएगा। यह वर्ष हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई के दशक 2034 की शुरुआत हुई है। आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों के संकट का आकलन, एंडीज हिमनद, हिंदकुश, काराकोरम। ठीक है, विश्व स्तर पर 72% जल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। इसमें बस वही फैक्ट याद करने लायक क्या है? 2 फैक्ट हैं कि विश्व इसका हिमनद वर्ष कब, मतलब जल क्या है, हिमनद वर्ष कब जारी किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय संरक्षण, हिमनद संरक्षण अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025 को। और कौन जारी करता है, किसके द्वारा इसकी रिपोर्ट दी गई है? तो विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम के द्वारा दी गई है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। अगला है बाल मृत्यु दर स्तर और रुझान रिपोर्ट 2024 है। विश्व में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2000 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर 1000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर लगभग 52% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक,
वर्ष 2022-23 से 170 मिलियन बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पूर्व मृत्यु पर का ग्रास बने हैं। भारत में कम उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो है 70% गिरावट आई है। भारत में नवजात मृत्यु दर 61% की गिरावट आई है भारत में, तो काफी सुधार हुआ है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां। तो नवीनतम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सिपरी द्वारा। इसको सिपरी जारी करता है। ठीक। शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश कौन कौन से हैं? यूएसए है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। सबसे ज्यादा जो रक्षा के लिए उपकरण है वो कौन निर्यात करता है? यूएसए, फ्रांस, रूस, चाइना। विश्व में 5 शस्त्र आयातक देश में कौन है? जिसमें भारत भी शामिल है, दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूक्रेन है क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है इसलिए वह नंबर 1 पे है। फिर तीसरे पे कतर है, चौथे पे सऊदी अरब है, पाकिस्तान भी करता है, तथा पाकिस्तान भी है। अगला देख लेते हैं, यूक्रेन द्वारा शस्त्र आयातों में कितना? 9,627% की अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत 36% हिस्सा रूस से लेता है, फ्रांस से 33%, इजराइल से 13%। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इसको याद रखिएगा। जारी कौन करता है? वाशिंगटन डीसी एक विचार मंत्र है, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये जो है 184 देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन कर उनमें से 176 रैंकिंग प्रदान की गई है। 176 को रैंकिंग प्रदान की गई है। 3 देश शीर्ष पर कौन कौन से हैं? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक प्राप्त हुआ है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सिंगापुर को स्कोर 84.1 विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, जिसके बाद क्रमशः स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड है, फिर ताइवान है, लग्जमबर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? पिछले वर्ष 126वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। इस वर्ष भारत 128वां स्थान है। चलिए अगला देख लेते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, 1995 जर्मनी स्थित गैर लाभकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कौन सी सूचकांक जारी किया जाता है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। ये कौन सा संस्करण था? ये 30वां संस्करण था। उच्चतम रैंकिंग पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ 64, जबकि न्यूनतम रैंकिंग उप सहारा और अफ्रीका औसत में है। देख लेते हैं भारत का क्या स्कोर है। भारत आर्थिक स्कोर साथ कितने? 96 स्थान पर है। कितने देशों में? कितने देशों का जारी किया है? ये लगभग 180 देशों में। तो दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट में है, ये सोमालिया, वेनेजुला और सीरिया है। भारत के साथ मालदीव और गैम्बिया भी आर्थिक स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 96वें स्थान पर हैं। पूछ सकता है भारत के साथ संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार सूचकांक में और कौन से देश शामिल हैं? तो मालदीव और गैम्बिया। ठीक। 2023 में रैंकिंग 93 थी। भ्रष्टाचार मतलब बढ़ चुका है, 2 साल में और भ्रष्टाचार बढ़ा है, 3 अंक का। जलवायु जोखिम सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। जलवायु जोखिम देखिए, सूचकांक आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूचकांक आप एक जगह जब लिखेंगे ना तभी आपको याद होगा। सभी सूचकांक जारी करता और सूचकांक कौन से भारत कौन सा स्थान पर और पहला स्थान पर कौन सा देश है। ठीक, ये याद रखिएगा। ये जारी करता है जोखिम सूचकांक, कौन जारी करता है? चरस मौसमी घटनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक क्या है? जलवायु जोखिम सूचकांक है ये। ठीक, ये जर्मन वॉच द्वारा जारी किया। जर्मन वॉच इंपॉर्टेंट है।
जर्मन वॉच द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्ष 1993 से 2022 के मध्य 94 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं का कारण लगभग 8,65,हजार मृत्यु जो है हो चुकी है। 4 ट्रिलियन डॉलर की प्रत्यक्ष हानि भी हुई है। तूफानों के कारण 56%। वर्ष 1993 से 1922 तक 30 वर्षीय अवधि में चरम मौसमी घटनाएं में भारत का 6वां स्थान है। भारत का कितना? 6वां स्थान है, याद रखिएगा, 6वां स्थान है भारत का। ठीक, अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। जितना हाईलाइट किया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, जो हाईलाइट वाले पार्ट है। ठीक है, बाकी और हम फिर से आपको बताते चल रहे हैं। जितना हाईलाइट किया गया वो इम्पोर्टेंट है, बाकी और इतना रटने वाली जरूरत नहीं है कि क्या क्या। जब मेंस पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरे विस्तार से इसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ लिखना होता है। यहाँ केवल फैक्चुअल चीजें याद होनी चाहिए। आप पहले से भी घटना तैयारी जो है करंट अफेयर की कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो मेरे साथ जो है जुड़ के आप पूरे साल का कर सकते हैं। तो कौन सा अगला? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट स्टडी में 2024 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। 3 शीर्ष देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है। नॉर्वे लगातार 16 वर्षों से सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश है का स्थान जो है बरकरार रखा है। अगला है इस सूचकांक में सबसे निचले रैंक पर सबसे कम लोकतांत्रिक अफगानिस्तान, म्यांमार और लगभग यही देश सबसे निचले स्तर पर हैं। भारत इसमें 41वां स्थान रखता है, यह भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक, अगला है विश्व स्मारक निगरानी सूचकांक 2025, इसको भी देख लेते हैं। द्वारा किसके द्वारा? विश्व स्मारक निगरानी द्वारा इसको जारी किया। किसके द्वारा? वर्ल्ड माउंटमेंट्स फाउंडेशन द्वारा इसको, विश्व स्मारक निगरानी द्वारा इसको जारी भी किया जाता है। 25 स्थलों को शामिल किया गया है 2025 में। 24 स्थल 5 महाद्वीपों में विस्तारित है, 29 देशों में है, जबकि एक स्थल चंद्रमा पर है। ये पहली बार हुआ है, देखते हैं इसको। यह पहला अवसर है जब विश्व स्मारक निगरानी सूचकांक सूची में चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान में चंद्रमा पर 90 से अधिक ऐसे ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं जहां संरचना अंतरिक्ष यानों चंद्र स्थलों मध्य संपर्क में स्थापित किया जाता है। इन स्थानों में अपोलो 11 मिशन लैंडिंग स्थल ट्रैक्विटी बेस भी शामिल है, जो 100 से अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियों के साथ चंद्रमा पर मानवता और पहले पद चिन्हों को भी संरक्षित करता है। भारत में 2 स्थलों को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। कौन से? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज का ऐतिहासिक जल प्रणालियां, कहाँ की? भुज की। दूसरा तेलंगाना में कृष्णा नदी की सहायक मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारत। भारत का कौन सा 2 स्थल शामिल है? क्या प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विश्व स्मारक निगरानी सूची में भारत के कौन से 2 स्थल 2025 में शामिल किए गए हैं? तो भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां और कृष्णा नदी की मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें। ठीक है, अगला है विश्व ध्यान दिवस। 6 दिसंबर 2024 को अपनाए गए हैं। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। इसमें इस दिवस को लागू कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 21 दिसंबर 2024 को प्रथम विश्व ध्यान दिवस आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें? वैश्विक शांति एवं सद्भाव के लिए ध्यान। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय पर भारत का अस्थायी मिशन द्वारा न्यूयॉर्क में इसका किया गया था। रविशंकर द्वारा आध्यात्मिक गुरु से मुख्य भाषण दिए थे। तो क्या है विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, 21 दिसंबर को। यहाँ से आपको दिवस से भी संबंधित प्रश्न मिल सकते हैं कि 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। प्रतिवर्ष टाइम्स मैगजीन द्वारा जो है पर्सन ऑफ द ईयर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 1930 में महात्मा गांधी पहले भारतीय थे जिन्होंने मैन ऑफ द ईयर चुना गया था टाइम्स पत्रिका में।
2024 में डोनाल्ड ट्रंप को इसमें शामिल किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2024 में कैटलिन क्लार्क अमेरिका की महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। सीईओ में लीसा सू सेमीकंडक्टर आइकन ऑफ द ईयर एल्टन जॉन। यहाँ से भी कोई इतना प्रश्न बनने की संभावना नहीं होती है। ठीक, अगला देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से। लगभग हर साल आपको प्रश्न इससे देखने को मिल जाता है। पीसीएस में कोई भी लगभग एग्जाम होता है तो उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। यूपी में हो गया, आपको यूपीएससी में मिलता है, लेकिन यूपी अभी 12 अक्टूबर को एग्जाम है तो वहाँ आपसे यहाँ इससे प्रश्न पूछ सकता है। तो पहला प्रश्न इसमें क्या बन सकता है कि जारी कौन करता है, तो जर्मनवाद जारी करता है। ठीक है, ये 63 देशों और यूरोपीय संघ में जलवायु संरक्षण प्रदर्शन सूचकांक का अध्ययन करता है। कितने? 63 देशों में। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से कौन कौन से? जर्मनवाज, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा, ये तीनों के संयुक्त प्रयास से इसको जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये 20वां संस्करण है इसका। कौन सा संस्करण है? 20वां। ये भी पूछ सकता है आपसे। जारी कौन करता है ये याद रखिएगा। कौन सा संस्करण है ये याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन सा देश है? समग्र रूप से सर्वोच्च रैंक में कौन सा है? डेनमार्क है। डेनमार्क सबसे ऊपर है। चौथा स्थान 1 से 3 तक इस पे कोई मतलब 1 से 3 कोई देश नहीं है, लेकिन चौथे स्थान पर पहले में आएगा डेनमार्क आएगा, दूसरे में आएगा नीदरलैंड, यूके, फिलीपींस, मोरक्को। भारत का स्थान इसमें 10वां है। भारत का भी स्थान ठीक ठाक है, मतलब इसमें ईरान सबसे अंतिम 77, सऊदी अरब और यूएई में भी इसकी हालत अच्छी नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन है? चीन है, 55वें स्थान पर है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश अमेरिका है। 2025 में केवल 2 G20 देश यूके और भारत उच्च प्रदर्शनों में शामिल हैं। यूके और भारत का जो है अच्छा प्रदर्शन है G20 देशों में। ज्ञातव्य है कि विश्व में ग्रीन हाउस गैसों में 75% से अधिक उत्सर्जन को G20 देश जिम्मेदार हैं। भारत का स्थान जलवायु परिवर्तन में कितना है? 10वां स्थान है। ठीक, तो ठीक स्थान है, सुधार कर रहा है। लेकिन 2023 में 8वां स्थान पर था, 2024 में 7वें था, अभी इस समय 10वें पे है। तो तीनों याद रखिएगा। 23 का भी, 24 का भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। क्या है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है। 142 देश इसमें शामिल हैं। लगातार 7वें वर्ष नंबर 1 पर 52% देशों में कानून में गिरावट दर्ज की गई है। 7 वर्षों में विश्व का कानून शासन में गिरावट दर्ज की गई है लगभग सभी देशों में। शीर्ष देश डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। भारत का इसमें 79वां स्थान है 2024 में। ठीक, भारत का 79वां स्थान है। अगला देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2024। 7 से 24 अक्टूबर 2024 के दौरान घोषित किया गया था यह पुरस्कार। अर्थशास्त्र के लिए स्टॉकहोम स्वीडन ऑफ द रॉयल स्टीवस एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? प्रदान किया गया है डैरन एस मोगलू को, जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में से संबंधित है। नंबर 1 इंस्टीट्यूट भी है यही। साइमन जॉनसन भी वहीं से संबंधित रखते हैं। जेम्स रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका से हैं, तीनों अमेरिका के हैं। नोबेल शांति। चलिए अगला देखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2024। 11 अक्टूबर 2024 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा किसे दिया गया है? जापानी संगठन निहोन हिंडोक्यो को। निहोन हिंडिको या हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों का एक संगठन है। 1945 से यह जो है काम कर रहा है।
अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम पर जो बच्चे थे उनका देख रेख करने के लिए ये जो है शुरू किया गया था। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दक्षिण कोरियाई हांगकांग को। पहले दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं और ये दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। अगला है रसायन विज्ञान में किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो रसायन विज्ञान में दिया है डेविड बेकर को और डेमिस हसाबिन को और जॉन एम जम्फर को, 3 लोगों को इसमें दिया गया है। भौतिक विज्ञान में देखेंगे तो दिया गया है जॉन डे हॉपफील्ड को, जोर्फी हिंटन को। ठीक, ये याद रखिएगा। और किसको किसको किस लिए दिया गया है इसको हाईलाइट किया गया, इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगला इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2016 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, द रेजिमेंट को, द वेजिटेरियन को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से भी 2016 से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। द वर्ल्ड क्यूरियोसिटी रैंकिंग कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये प्ले महत्वपूर्ण है। 2024 का है, जारी कौन करता है? ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, इसका विषय क्या है? संघर्ष से मध्य गरीबी। 6.3 बिलियन लोग, विश्व के 112 देशों में इतने लोग संबंधित आंकड़ों का संकलन किया गया है। तो 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में निवास करते हैं आज भी। अगला देखते हैं विश्व MPI, आगे देखते हैं 2024 के अनुसार बहुआयामी गरीबों की सर्वाधिक संख्या वाले 5 देश। नंबर 1 पर भारत 234 बिलियन, पाकिस्तान 93 मिलियन, इथोपिया है, फिर नाइजीरिया है, फिर कांगो है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, ये भी महत्वपूर्ण है। जारी कौन करता है इसको? तो बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलन्स क्या है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री आदि सहयोग से इसकी जो है सहयोगी भूमिका इन लोगों की रहती है इसको जारी करने में, नवाचार सूचकांक को। 2024 का है, 1 साल पुराना है, अभी नया तो ये सितंबर अक्टूबर में इसको जारी किया जाता है। 133 अर्थव्यवस्थाओं पर जो है इसका सर्वे किया जाता है। किसका? 133 अर्थव्यवस्थाओं पर। तो स्विट्जरलैंड जो है इसमें लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान पर है। स्वीडन उसके बाद है, USA, फिर सिंगापुर है, फिर UK है। अंगोला सबसे लास्ट में है 133वें स्थान पर। भारत की क्या स्थिति है? 14वें वर्ष इनोवेशन ओवर फार्मर श्रेणी में है, लगभग कितनी इसकी 39वीं रैंक है 38.3 स्कोर के साथ। 2023 में कितने स्थान पर था? 40वें स्थान पर था। तो 24 की रैंकिंग, अभी 25 की रैंकिंग आनी बाकी है। ठीक, अब इसका ये क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर क्या है? 2024 के तहत विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर की भी घोषणा की गई है। टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का शीर्ष प्रदर्शन वाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर रहा है। भारत में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई है। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक 2024। वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कंसल्ट वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हेल्प एंड IFHB द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। कंसल्ट वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर स्किप और IFHB द्वारा जारी किया जाता है। कितने देशों? 127 देशों का गणना किया गया है इसमें। 1 से 22 रैंक सूचीबद्ध 22 ऐसे देश शामिल हैं जिसमें GI स्कोर 5 से कम है। तो देख लेते हैं आर्मेनिया का कितना है? 5.1, 30वें स्थान पर है आर्मेनिया। इसमें अंतिम 3 देश सोमालिया सबसे, और उसके बाद यमन, और 3 देश सबसे लास्ट की रैंकिंग है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 105 है। 2024 की रैंकिंग है 105 है।
तो ये भी भूख की गंभीर स्थिति में भारत भी शामिल है। वर्ष 2023 में भारत इस सूचकांक में 125 देशों में 111वें स्थान पर था और अभी कितना है 127 देशों में 105वें स्थान पर। अभी भी स्थिति भारत की वैश्विक भूख सूचकांक में बेहतर नहीं है। ठीक, गंभीर स्थिति में आज भी भारत शामिल है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन कौन से कब कहाँ हुए हैं, इसमें देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट किया गया है। तो SCO शिखर सम्मेलन, जो कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था तियानजिन में। तियानजिन जो कि चाइना में है। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 25वां शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा इसको। शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुआ था। भारत से नरेंद्र मोदी इसमें भाग लिए थे। तियानजिन घोषणा पत्र भी अपनाया गया है। इसमें आतंकवाद निरोध, आर्थिक सहयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक विकास और जलवायु परिवर्तन समूह पर भी ध्यान इसमें घोषणा की गई है, जो अभी 25वीं बैठक SCO की हुई है तियानजिन में। एक इसमें और क्या हुआ है, SCO विकास बैंक की जो है स्थापना का निर्णय लिया गया है। 2035 तक समग्र वैश्विक सहयोग का SCO विकास रणनीति तय किया गया। इसमें आगे देख लेते हैं। अगला 26वां बैठक कहाँ होगा शिखर सम्मेलन? इसका किर्गिस्तान में होगा। 2025 SCO की अध्यक्षता जो है 25-26 में कौन कर रहा है? किर्गिस्तान कर रहा है। SCO आपको पहले भी पढ़ाया गया है, इसकी अलग से एक वीडियो बनाई गई है, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में क्षेत्रीय सुरक्षा एवं सहयोग के लिए चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। ईरान 2023 में, बेलारूस 2024 में। इस प्रकार वर्तमान SCO में 10 पूर्ण सदस्य हैं। कितने हैं? 10 पूर्ण सदस्य हैं, याद रखिएगा। फिलीपींस समस्या में शांतिपूर्ण से इससे कोई अपना लेना देना, इससे प्रश्न बनने की संभावना नहीं, इसको छोड़ चलते हैं। आगे देखते हैं। अगला है महत्वपूर्ण है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो है ब्राज़ील। ब्रिक्स का संगठन वैश्विक दक्षिण एवं देशों के लिए एक राजनीतिक समन्वय मंच के रूप में कार्य करता है। 11 पूर्ण सदस्य देश हैं इसके। 5 सदस्यों ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हुए हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। मुख्य विषय क्या था इसका? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासोलियो लूला दा सिल्वा, ठीक नाम याद रखिएगा। तो इनके अध्यक्षता में सम्मेलन का संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में। अगला देख लेते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री और फैसल भी इसमें शामिल हुए थे। भारत से हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल हुए थे। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन क्या है? उल्लेखनीय है कि विगत 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024 कजाकिस्तान रूस में संपन्न हुआ था, जबकि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट है? 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में भारत द्वारा किया जाएगा। 16वां किसके द्वारा किया गया था? तो कजान रूस में संपन्न हुआ था। 17वां ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है। अगला है नाटो शिखर सम्मेलन। तो द हेग में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 24 जून 2025 को किया गया था, पहली बार जब नीदरलैंड ने नाटो शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी की है। अगला है इसमें फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड 31वां देश बन गया है नाटो में शामिल होना 2023 में। इसके बाद स्वीडन भी सभी सदस्य देशों की सहमति से मार्च 2024 में नाटो में सम्मिलित हुआ। वह नाटो का 32वां सदस्य देश है। नाटो क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। यह एक सैन्य राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। 12 देशों द्वारा वाशिंगटन संधि उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करके की गई थी। इसका मुख्य सिद्धांत है इस संधि में
अनुच्छेद 5 के तहत सामूहिक रक्षा जिसकी किसी एक सदस्य पर सशस्त्र आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा, बेसिक से प्रश्न बन सकता है। अगला है 51वां G7 शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कनानिस्क में अल्बर्टा जो कि कनाडा में है। 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का अनौपचारिक समूह है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान शामिल हैं। यूरोपीय संघ भी इस मंच में जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, इसकी स्थापना 1975 में G7 के रूप में इस संगठन की पहली शिखर बैठक थी जिसकी 50वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई गई। वर्ष 1976 में कनाडा में शामिल होने के बाद G7 बना है। 76 में कनाडा शामिल हुआ था। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ? 15-17 जून मध्य कनाडा स्थित कनानिस्क अल्बर्टा में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। G7 सम्मेलन की अध्यक्षता यही किए थे। इसमें भारत भी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये सब जो है सदस्य इनको बुलाया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन। महासागर के संरक्षण एवं सतत विकास उपयोग के लिए लापरवाही में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम है। बस आपसे पूछ सकता है 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। ये भी आपसे पूछ सकता है कहाँ आयोजित हुआ था? कुआलालंपुर, मलेशिया में। अनवर इब्राहिम वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आसियान आप लोग पढ़े होंगे बेसिक में, यहाँ करंट को अपडेट कर लीजिए कि 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था 26 मई 2025 को। ठीक है, अगला 24वीं क्या है? हिंद सागर रिम एसोसिएशन और मंत्री परिषद और 24वीं बैठक के अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई थी। ये भी अपने लिए इतना महत्व नहीं रखता है। ठीक, अगला बिस्मटेक का 6वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बिस्मटेक का 6वां बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया था। भारत के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस, भूटान के प्रधानमंत्री दासो तोसरिंग तोबगो, म्यांमार के तत्कालीन प्रधानमंत्री और सब लोग इसमें शामिल हुए थे। अपनी तरफ से भारत की तरफ से कौन था? नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। कहाँ आयोजित हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। बस इतना याद रखिएगा। 4 अप्रैल में इसका आयोजन हुआ था। बाकी और अलग अलग देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको नहीं पूछेगा। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है। इसका थीम क्या था? समृद्धि, प्रत्यक्षता और खुला बिम्स्टेक। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? 2024 में मध्य रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पे? ब्राज़ील में है। ठीक, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था 19वां। 20वां कहाँ हुआ था? भारत में आयोजित किया गया था 2023 में। भूख और G20 की अस्थायी सदस्यता प्राप्त की थी। दौरान अफ्रीकी संघ द्वारा प्राप्त किया गया था। किसने? भारत के सहयोग से। भारत का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। लगातार तीसरा अवसर है जब भारत एवं ब्राज़ील के बाद यह लगातार तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश अध्यक्ष बना है। ठीक, अगला है निर्वाचन एवं सत्ता परिवर्तन। क्या है? निर्वाचन एवं सत्ता परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन सत्ता परिवर्तन। तो इसमें वही ज़्यादा पूछता है प्रश्न जो पहली बार हो, जैसे कहीं पहली महिला बनी है उनका नाम पूछ लेता है कि यहाँ राष्ट्रपति बनी है। ज़्यादा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो है आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो, नाम याद रखिएगा बस। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बर्खास्ती, कोई मतलब नहीं, यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनेगा।
गुआना काम चुनाव अपने से मतलब नहीं है इसमें। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति तो ली जेन न्यूंग। ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने 3 मई 2025 को हुए संघीय चुनाव में जीत हासिल की है दूसरी बार। पोलैंड के नए राष्ट्रपति करोन नौरोकी नाम है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। कौन है मार्क कार्नी? बस और कुछ इसमें इतना महत्व नहीं रखता है। इसमें इम्पोर्टेंट है आपदाएं, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। अफगानिस्तान में घातक भूकंप आया था, ये भी कोई इतना पूछने वाला सवाल नहीं है। देख लेते हैं रूस में कामचाटका में भीषण भूकंप। अगला है म्यांमार में भूकंप। म्यांमार शहर मांडले के निकट, राजधानी क्या है? नेपिदा। नेपिदा याद रखिएगा राजधानी है। ऑपरेशन ब्रह्मा चला गया था। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के लिए भारत ने सरकार से तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया, जिसके तहत चिकित्सीय और मानवीय सहायता भेजी गई है। उष्णकटिबंधीय तूफान बुटिक। क्या है? बुटिप, याद रखिएगा बुटिप। ये आपसे पूछ सकता है कि बुटिप क्या है। 9 जून 2025 को दक्षिण चीन सागर में एक उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में विकसित हुआ। 11 जून को जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे बुटिप नाम दिया है। नाम कौन दिया है? जापान की मौसम वैज्ञानिक एजेंसी ने, मौसम विज्ञान एजेंसी ने क्या नाम दिया? बुटिप। नाम उष्णकटिबंधीय तूफान घोषित किया गया है। यह तेजी से गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हो गया, जिससे 10 मिनट तक लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटे और 1 मिनट तक लगातार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है इस पर दर्ज की गई है। ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर द्वारा श्रेणी 1 टाइफून का दर्जा दिया गया। इस तूफान के कारण चीन, फिलीपींस, वियतनाम आदि क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। 70 लोगों की मृत्यु से मतलब नहीं है। इसका याद रखिएगा कि बुटिप नाम कौन दिया था? तो जापान द्वारा दिया गया था। कौन कौन से देश प्रभावित हुए थे? चीन, फिलीपींस, वियतनाम। अगला है सुपर टाइफून यागी। यागी भी याद रखिएगा। यागी क्या है आपसे पूछ सकता है। सुपर टाइफून यागी फिलीपींस में इंटेंग वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह एक श्रेणी 5 का टाइफून था, जिसमें अनुमानित अधिकतम वायुगति तो 270 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस टाइफून ने दक्षिण पूर्वी एशिया में कई देशों को प्रभावित किया है। इस टाइफून को प्रभावित होने वाले प्रमुख देश कौन कौन थे? चीन था, फिलीपींस था, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार था। यह चीन के भूपात करने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली टाइफून बना है, लैंडफॉल करने वाला। ठीक, यागी का अर्थ है बकरी, यानी मकर राशि। ठीक है। अगला है 15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून यागी को प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। आगे देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इतना ही। हम लोग अगला क्लास देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का, उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिकी का। तो जितना इसमें कराया गया है उतना ही महत्वपूर्ण, उतना आप याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय में इतना कुछ खास प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है। सूचकांक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और ये जो तूफान और आपदाएं हैं इससे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।